हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की सीरीज चली हुई है और जो आज क्लास रहने वाली है वो हिंदी की रहेगी। सो हिंदी के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपका रहने वाला है वो समास है। समास से आपका एक क्वेश्चन एस्टेट में जरूर पूछा जाता है, तो चाहे फिर पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, सभी के लिए मैंने यहाँ पर आपकी सीरीज चलाई हुई है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। देखिए समास क्या होता है। समास की अगर आप परिभाषा से बात करें या फिर हम एग्जाम्पल के थ्रू भी इस चीज को अच्छे से समझेंगे, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना नया और छोटा शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यानी कि ऐसा एक शब्द जिसको अगर आप खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे शब्द निकल के आते हैं, बट जब हम उसका लघु रूप देखते हैं तो वो समास होता है। समास का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो वो क्या है? संक्षिप्तीकरण। भाई संक्षिप्त क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, ठीक है, मतलब क्या? लघु रूप, छोटा रूप, ठीक है। अगर कोई भी वाक्य हो तो उसका लघु रूप क्या कहलाता है? उसका छोटा रूप कहलाता है समास। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, मैंने यहां पर लिखा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं रसोई घर, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूं। तो यहां पर देखो बहुत सारे शब्द, यहां पर पूरे टोटल 4 शब्द लिखे, मतलब 2 से ज्यादा शब्द मैंने यहां पर लिखे हैं, और इनको जब मैं मिला करके उसका एक छोटा रूप में क्या बना रही हूं? रसोई घर बना रही हूं। तो ये क्या कहलाता है? ये समास कहलाता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल और लूं, गंगा का जल, गंगा का जल, तो इसको मैं, इसका जो मैं छोटा रूप, इसका जो मैं संक्षिप्त रूप बना सकती हूँ वो क्या बना सकती हूँ? गंगा जल, ठीक है। तो इसको अगर हम खोले तो ये, जब हम इसको खोलते हैं तो वो समास विग्रह कहलाता है, जो मैंने यहां पर लिखा है समास विग्रह कहलाता है। विग्रह मतलब जब आप उसको खोल देते हो, जब आप उसको ब्रेक डाउन कर देते हो, ठीक है, समास को तोड़कर लिखना। जैसे मैंने यहां पर लिखा गंगा जल, तो गंगा जल का मैं विग्रह करके क्या लिखूंगी? गंगा का जल। रसोई घर का विग्रह क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर, ठीक है। तो ऐसे आपको ये चीजें समझनी है। अगर मैं लिखूं विद्यालय, विद्यालय, तो यहां पर इसका विग्रह करके कैसा हो जाएगा? विद्या के लिए आल्य, ठीक है, विद्या के लिए आल्य। तो ये क्या है? जब आप इसको ब्रेक डाउन करते हो तो वो समास विग्रह कहलाता है, और जब इसका छोटा रूप, इसको क्या बोला जाता है? वो समास कहलाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको एक चीज और समझनी है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। देखो समस्त पद की बात करी जाती है। समस्त पद होता है जब समास रचना में 2 पद होते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है विद्यालय अगर मैंने लिखा तो इसके अंदर आपके 2 पद है, एक विद्या है और एक क्या है? आल्य है, ठीक है। एक विद्या है और क्या है? दूसरा आल्य है, ठीक है। और इन 2 पदों में जो पहला पद है इसको क्या कहलाता है? ये पूर्व पद कहलाता है, और जो दूसरा पद कहलाता है ये उत्तर पद कहलाता है। इसी की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है, इसी की बात करी जा रही है। जैसे रसोई घर है, रसोई घर, ये रसोई घर पूरा कहलाता है समस्त पद। क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। और जब मैं इसको ब्रेक डाउन करती हूं तो एक निकलता है रसोई और एक निकलता है घर, तो इसमें घर जो है वो उत्तर पद कहलाएगा, और इसको आप दूसरा पद भी कह सकते हो, ठीक है, बाद का पद भी कह सकते हो। रसोई जो है आपका वो क्या कहलाता है? पूर्व पद कहलाता है, यानी कि पहला पद कहलाता है। और इस चीज का जो है यूज हम जब टाइप्स को स्टडी करेंगे तब होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये अभी समझाया है कि समस्त पद क्या होता है। जब समास का फॉर्मेशन होता है, जब समास बनता है तो उसमें 2 पद होते हैं और जुड़ने पर एक नया शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखो रसोई घर है, और जब आप दोनों को जोड़ दोगे, रसोई और घर को जब आप जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? रसोई घर बन जाएगा, जिसमें रसोई आपका पहला पद है क्योंकि ये पहले आता है, और घर आपका कौन सा है? उत्तर पद है, ठीक है। तो आपने ऐसे ध्यान में रख लेना है। जैसे गंगा जल है, अब इसमें जल कौन सा पद हो जाएगा? ये आपका उत्तर पद हो जाएगा, और गंगा कौन सा हो जाएगा? ये पूर्व पद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपने अच्छे से कर लेने हैं। नोट्स में मैंने अच्छे से बहुत सारे काफी एग्जाम्पल आपको इंक्लूड कर दिए हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, जिसने भी लिए हैं, तो मैं जैसे आपको क्लास देती हूँ उसके साथ साथ आपको पीडीएफ जो है अपलोड कर दी जाती है ड्राइव सेक्शन में। आपको बस उसे मेल जो आपके पास आए उसको बस रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर कोई लेना चाहता है तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, आप व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्टडी किया समास क्या होता है, डेफिनेशन को देखा, मतलब संक्षिप्तीकरण, लघु रूप किसी भी चीज का, ठीक है, तो वो समास कहलाता है। समस्त पद क्या होते हैं और समास का विग्रह क्या होता है। अब आपको बढ़ना है किसकी तरफ? इसके भेदों की तरफ। इसके कितने प्रकार होते हैं तो आपने सबने पहले भी कभी पढ़ा होगा। तो अर्थ के आधार पर समास के जो है 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, और आपसे यहीं से ही क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो एक एक करके आपको सभी को अच्छे से समझना है और मैं आपको बढ़िया तरीके से ट्रिक्स के साथ ये चीज़ें समझाऊंगी ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको नोट्स में इंक्लूड कर दिए हैं। बाकी हम यहाँ पर भी जो एग्जाम्पल्स है इतने तो नहीं हो पाते बट हम कोशिश करेंगे हो जाए। सबसे पहले अर्थ के आधार पर भेद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले अव्ययभाव समास, फिर तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तत्पुरुष के भी टाइप्स होते हैं जिसमें हम कारकों की बात करेंगे, ठीक है, कारकों की बात करेंगे। एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं अव्यय भाव समास। ये समास काफी इजी होता है पहचानने में, ठीक है। अगर अव्यय भाव समास की बात करें तो आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। आपसे कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, बताओ कौन से समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तो अव्यय भाव समास में कौन सा होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। एक चीज और ध्यान में रखना, इसके अंदर उपसर्ग का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग की भी एक क्लास में आपके लिए लाऊंगी। उपसर्ग का मतलब होता है जो किसी मूल शब्द के आगे लग करके उसका अर्थ बदल दे, वो उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। तो जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो प्रतिदिन, इसमें जो प्रति है ना वो उपसर्ग है और दिन आपका एक मूल शब्द है जिसका एक अपने आप में अर्थ निकलता है। लेकिन प्रति जब दिन के साथ लग गया तो इसका क्या हो गया, एक अलग अर्थ निकल गया, मतलब हर दिन की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो प्रति क्या है, इसमें उपसर्ग है। ऐसे बहुत सारे उपसर्ग होते हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे करने की, या फिर कभी ना कभी तो करेंगे। तो उपसर्ग का इस्तेमाल अगर हो इसमें, ठीक है, उपसर्ग का यूज किसमें होता है, अव्यय भाव समास में होता है। ये भी आप सभी लोग ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल उपसर्ग की अगर बात करें तो प्रतिदिन, ये आपका क्या है, उपसर्ग है प्रतिदिन, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे और चीज, जैसे अगर रिपीटिशन हो, पुनरावृत्ति अगर आपको दिखे, पुनरावृत्ति अगर आपको कहीं भी किसी भी शब्द में अगर दिखाई दे रही है तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो अव्ययी भाव का एग्जाम्पल होगा। जैसे पुनरावृत्ति का दिनों दिन, इसमें दिन और दिन की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है, मतलब बार बार रिपीटेशन हो रही है ना, तो ये किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा आपका अव्ययी भाव समास में, ठीक है। एक होता है साल दर साल, ये भी किस में जाएगा, इसमें भी रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। जब आपको पुनरावृत्ति मतलब बार बार किसी शब्द की आवर्ती हो रही है तो वो किसके अंदर जाता है, वो अव्ययी भाव समास के अंदर जाता है। इतना यहाँ से आपको समझ में आया, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आप लोग याद में रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं यथाक्रम लिखूं, यथाक्रम, तो यथा क्या है, इसमें एक उपसर्ग है। उपसर्ग बहुत सारे होते हैं, जैसे ए होता है, आ होता है, प्रति होता है, ठीक है। उसके अलावा नी होता है, बहुत सारे उपसर्ग आपके होते हैं इसमें। तो आप वो उपसर्ग वाली क्लास में आपको अलग से लेकर के आऊंगी। इनको आपको देख के ही पता चल जाता है कि भाई ये उपसर्ग होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपने अव्यय भाव समास को समझा। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको नोट्स में इंक्लूड कर दिए हैं। बस ये ध्यान में रखना, जिसका प्रथम पद अगर प्रधान होता है तो वो किसका होता है, वो अव्ययी भाव समास का होता है। और जिसके अंदर रिपीटेशन हो, साथ ही अगर उपसर्ग आ रहा है वाक्य से पहले, क्योंकि उपसर्ग लगते ही वाक्य से पहले है, ठीक है, तो वो अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल होता है। सेकंड आ जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ये बात ध्यान में रख लेना, उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। बाद का पद, ठीक है, बाद का पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। इसके अलावा इसमें कारक भी छुपे होते हैं, कारक छुपे होते हैं इसमें। आपसे पूछा जाए किसमें होते हैं कारक, तो आप बताएंगे तत्पुरुष समास में जो है कारक छुपे होते हैं, ठीक है, कारक छुपे होते हैं इसमें, इतना ध्यान रखेंगे। उसके अलावा इसमें अब कारक कितने होते हैं भाई, 8 कारक आपने कभी पढ़े होंगे, ठीक है, आपको पता भी होगा 8 कारक होते हैं, जिसमें पहला और आखिरी छोड़ करके बाकी सारे कारक इसका हिस्सा होते हैं, यानी कि 6 कारक आ जाएंगे। 6 कारक कौन कौन से होंगे मैं वो नहीं लिख रही हूं, मैं वो लिख रही हूं जो नहीं आएंगे। कर्ता और संबोधन, कर्ता और संबोधन कारक, जो पहला और आखिरी कारक है वो इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। कर्ता और संबोधन कारक नहीं है। बाकी कर्ता के बाद कौन सा आता है, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध, अधिकरण, ठीक है। ये सारे कारक किसके एग्जाम्पल हैं, ये आपके इसके अंदर आते हैं। और हम एक एक करके इस चीज को पढ़ेंगे भी, बिकॉज आपसे ना तत्पुरुष से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे पूछ लिए जाते हैं कि ये किसका है, ठीक है। कर्म तत्पुरुष का है, संप्रदान तत्पुरुष का है, किसका है। तो इसके टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर आपके जो टाइप्स है उस टाइप नंबर 1 हो जाएगा। कर्ता तो होता नहीं है तो कर्म तत्पुरुष आ जाएगा, कर्म तत्पुरुष। कर्म की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है, कर्म का जो चिन्ह होता है वो को होता है,
सबको पता है भाई, कर्ता ने कर्म को, है ना, हम ऐसे याद करते हैं ना, मैंने तो ऐसे याद करे हुए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे तो कर्ता और संबोधन तो है नहीं, ठीक है, तो बाकी आपके जो 6 है वो सारे हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कर्म का जो विभक्ति चिन्ह वो क्या है, वो को है। तो आप इसको यहाँ पर कैसे पहचानेंगे कर्म के लिए, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं माखन चोर, माखन चोर, इसको जब आप विग्रह करोगे तो क्या निकल के आता है, माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन गमन, वन को गमन, वन को गमन मतलब वन को जाना, ठीक है। तो इसमें देखो को आ रहा है, तो ये किसकी है, तो ये जो चिन्ह है वो किस कारक की पहचान है, वो कर्म कारक की पहचान है, ठीक है। तो तत्पुरुष है यहाँ पर, यानी कि इसका जो है जो उत्तर पद है वो प्रधान होगा, लेकिन आपको फिर भी इसमें छांटना होता है कौन सा कारक है। तो आपको देखो यहाँ पर जब को दिखाई दे, जब आप इसको खोल लेंगे, जब आप इस समास का विग्रह करेंगे तो आपका कौन सा कारक छुपा हो, को कारक अगर छुपा है, को जो अगर चिन्ह है तो फिर वो आ जाएगा कर्म तत्पुरुष समाज, ठीक है। नेक्स्ट है करण, करण तत्पुरुष। करण का जो होता है जो चिन्ह है वो क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से होता है और के द्वारा होता है, के द्वारा, ठीक है। तो ये दो अगर आपको विग्रह करने पर दिखाई दे तो फिर वो कौन सा हो जाएगा, वो करण हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लो, शोकग्रस्त, इसको खोल के कैसे लिखोगे, शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, ठीक है। रस भरा, तो इसको खोल के कैसे लिखोगे, रस से भरा, है ना। तो आ गया ना से इसमें, तो जब आप खोल के आपको या तो से आ जाए या फिर के द्वारा आ जाए तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो करण तत्पुरुष का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है इन चीजों को कई बार, क्योंकि तत्पुरुष से जब पूछा जाता है तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है भाई कौन सा कारक है इसमें, इसलिए मैं आपको ये चीजें इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, इसके अलावा उसके बाद करण के बाद कौन सा आ जाता है, संप्रदान आ जाता है, ठीक है। कौन सा आ जाता है, संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा और संप्रदान के लिए, संप्रदान में आ जाती कौन सा चिन्ह छुपा होता है, के लिए चिन्ह छुपा होता है, ठीक है, के लिए संप्रदान के अंदर। चलिए, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर ले, विद्यालय, तो विद्या विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य, तो आ गया ना के लिए यहां पर, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये करण का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये चीजें आपने यहां पर ध्यान में रखनी है। चलिए, रसोई घर मैंने लिख दिया यहां पर, रसोई घर क्या आ जाएगा, रसोई के लिए घर। तो आपने बस इन चिन्हों को याद में रख लेना है, जब आप विग्रह करेंगे तो आपका आराम से हो जाता है, फिर आप इन चीजों को पहचान पाएंगे। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपादान कारक, यहां से बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, अपादान कारक से, अपादान तत्पुरुष से ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो होता है ना वो अलगाव की फीलिंग आती है, अलगाव की, बिछड़ने की, सेपरेशन की फीलिंग आती है। क्योंकि इसका जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, से अलग, से अलग, यानी कि अलगाव हो रहा है। तो जब आपको किसी सेंटेंस को खोलने पर, किसी वाक्य को, किसी शब्द को अगर खोलने पर ये लग रहा है कि आपको कुछ अलग होता हुआ दिख रहा है, कुछ बिछड़ना टाइप अगर फील हो रहा है, तो वो किसका है, फिर वो अपादान का है। और जो क्वेश्चन है वो जनरली यहीं से ही ज्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग इसको इसके अंदर कंफ्यूज जाते हैं, हम लोग इसमें ये नहीं देख पाते हैं कि भाई आपको इसमें बिछड़ने वाली फीलिंग्स आनी चाहिए। हम यहाँ पर बस इतना याद कर लेते हैं कि से अलग, से अलग मतलब वो उसमें नहीं आता। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ अपादान से, तो जैसे पाप मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, ठीक है। अब यहां पर पाप से अलग मतलब ये से अलग कंप्लीट नहीं आ रहा है, लेकिन देखो सेपरेशन है, मतलब पाप से मुक्ति हो रही है, ठीक है। तो सेपरेशन है कि भाई किससे सेपरेशन हो रहा है, पाप से। किससे अलगाव हो रहा है, पाप से अलगाव हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये अपादान का हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं लिखूं पथ भ्रष्ट, तो क्या आ जाएगा, पथ से भ्रष्ट, यानी कि पथ से बिछड़ा हुआ, पथ से भ्रष्ट है, उसको पता नहीं है पथ कहाँ है, मतलब कहाँ जाना है।
तो यहाँ पर भी किस चीज की फीलिंग आ रही है, अलगाव की फीलिंग आ रही है। तो जहां पर भी आपको अलग होते हुआ कुछ भी दिखाई दे रहे तो वो क्या हो जाता है, वो अपादान कारक होता है। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखेंगे, ये ज्यादा जरूरी है, इसके आपको ज्यादातर क्वेश्चंस बनाने की जरूरत है। नोट्स में मैंने आपको काफी मात्रा में चीजें इंक्लूड करके दी है, यहाँ पर जो है एक तरीके से करना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादान के बाद जो आ जाता है वो संबंध आ जाता है। ठीक है, संबंध, संबंध में जो चिन्ह होते हैं वो का, के और की होता है। ये चिन्ह अगर आपको विग्रह करने पर दिखाई दे तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो फिर आपका संबंध का एग्जाम्पल है। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र को खोलोगे तो क्या आता है, राजा का पुत्र, का आ गया ना, है ना, राजा का पुत्र। गंगा जल मैंने लिखा था, क्या आता है, गंगा का जल, गंगा का जल। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जब संबंध की, देखो राजा का पुत्र यानी कि एक दूसरे से रिलेशन बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है। गंगा का जल यानी कि जल किसका है, गंगा का है। तो संबंध जहां पर आपको दिखाई दे वो कौन सा आ जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका लास्ट है अधिकरण। इसकी जो विभक्ति है, इसका जो चिन्ह है वो क्या आता है, में और पर। ठीक है, में और पर इसका क्या है, आपका चिन्ह है। तो अगर आपको इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जल समाधि, जल में समाधि। ठीक है, तो देखो इसमें भी क्या है, में आ गया ना बीच में, तो आपको बस ऐसे अपने ना ये चिन्ह ध्यान में रख लेने हैं और फिर आप इन क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हो। जैसे मैं लिखूं आप बीती, आप पर बीती, आप पर बीती तो होता है आप बीती, है ना। यहाँ पर भी क्या आया, ये आ गया आपका चिन्ह, तो ये क्या है, आपका अधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप इतना चीजें ध्यान में रखेंगे। तो ये हमने तत्पुरुष के टाइप से पढ़ लिया, जिसके अंदर आपका जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है। नंबर 3 है जो आपका समास, वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, यहां से भी क्वेश्चन पूछ ले तो देखो एग्जामिनर का मूड है भाई, वो कहीं से भी पूछ ले। ठीक है, तो आपको हर चीज को यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए, कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा इसका एक और चीज है, जो प्रथम पद है यानी कि जो आपका पूर्व पद है वो आपका क्या होता है, विशेषण होता है। और जो उत्तर पद है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। विशेषण विशेष्य क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना भाई, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है और जिससे बताई जाती है वो विशेषण होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे मैं अगर लिख रही हूं चंद्र खिलौना, अगर मैं लिख दूं चंद्र खिलौना, तो खिलौना क्या है आपका, ये तो विशेष्य है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। बट क्या कह के किसके द्वारा बताई जा रही है, मतलब चांद के जैसा खिलौना। ठीक है, तो ये जो चंद्र है वो क्या है, वो विशेषण है। ठीक है, वो क्या है, वो विशेषण है। तो इसमें पूर्व पद क्या होता है, पूर्व पद होता है विशेषण और बाद का जो पद होता है वो विशेष्य होता है। इसके अलावा जो पूर्व पद है उसको उपमेय बोला जाता है और बाद के पद को उपमान बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। उपमेय मतलब जिससे तुलना की जाए वो उपमेय होता है। देखो चांद से तुलना की जा रही है तो चांद यहाँ पर क्या है, उपमेय है, और जिसकी तुलना की जाए वो उपमान होता है। तो किसकी तुलना की जा रही है, खिलौने की तुलना की जा रही है, किससे, चांद से। तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमान होता है और जिससे करी जाए वो क्या होता है, वो उपमेय होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, नील गगन, नील गगन। अब गगन क्या है, गगन की तो तुलना की जा रही है किससे, नीले रंग से, यानी कि नीला गगन। ठीक है, नीला है जो गगन, तो गगन क्या हो गया यहाँ पर, उपमान हो गया, और नीला क्या है यहाँ पर, उपमेय है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका विशेषण विशेष है, गगन की विशेषता बताई जा रही है तो गगन विशेष्य हो गया, और क्या कह के बताई जा रही है कि नीला गगन है। ठीक है, तो नीला क्या है यहाँ पर, विशेषण है। इतना यहाँ से समझ में आया। इसके अलावा जब आप समास का विग्रह करते हैं कर्मधारय में, जब आप विग्रह करते हैं तो या तो आपको रूपी निकल के आता है, या तो है जो निकल के आएगा, या तो समान निकल के आएगा। अगर ये आपका निकल के आता है तो मतलब वो कौन सा समास है, वो फिर आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, जैसे मैंने अगर यहाँ पर लिखा चंद्र खिलौना, मतलब चंद्र के समान खिलौना, चंद्र के समान खिलौना। ठीक है, चंद्र रूपी खिलौना,
ठीक है, चंद्र रूपी खिलौना। और यहाँ पर जैसे मैंने नील गगन लिया, मतलब नीला है जो गगन, तो मैंने यहाँ पर है जो भी आया ना यहाँ पर, तो ये कुछ शब्द है, ये अगर आपके निकल के आते हैं तो फिर क्या है आपका, ये आपका कर्मधारय समास है। इतना ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जाता है भाई विशेषण विशेषण किस समास में होता है, तो आप बताएंगे कर्मधारय में। उपमेय उपमान कहाँ होता है, तो वो भी कर्मधारय में होता है। ठीक है, पूर्व पद आपका विशेषण और उपमेय कहलाता है, और उत्तर पद जो है वो विशेषण और उपमान कहलाता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ये है कर्मधारय समास। नेक्स्ट जो समास है वो है द्विगु समास। द्विगु समास, चलिए नेक्स्ट समास देखेंगे। द्विगु समास, चलिए इसके अंदर आपको ये बताना है कि द्विगु के अंदर आपका जो कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है, देखो इसके अंदर ध्यान में रखना, जो पूर्व पद होता है ना वो संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक कैसा होता है, संख्यावाचक होता है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और ये जो समास है इसके अंदर जो संख्या होती है वो समूह का बोध कराती है, समूह का बोध कराती है। जैसे मैं लिखूं एग्जांपल त्रिलोक, तो त्रिलोक को आप खोलोगे मतलब 3 लोक है ना, तो 3 लोकों का समाहार, ऐसे ही तो करोगे इसका। तो क्या है, मतलब ग्रुप में बता रहा है चीजों को, समूह का बोध कर रहा है, मतलब 3 लोग हैं। ठीक है, तो 3, जैसे मैं अगर लिखूं सप्ताह, संख्यावाचक है ना, त्रि मतलब 3 और सप्ताह मतलब 7 की बात कर रहा है, यानी कि 7 दिनों का समूह। भाई सप्ताह क्या है, 7 दिनों का समूह है ना। अगर मैं लिखूं अठन्नी, तो अठन्नी क्या है भाई, 8 आनों का समूह। ठीक है, 8 आनों का समूह। ठीक है, तो इतना आप ध्यान में रखोगे। इसके अंदर पहला जो पद है वो संख्यावाचक होता है, आपको पढ़ने से ही पता चल जाता है कि पहला जो पद है वो संख्यावाचक होता है, और वो किसका बोध कराता है, वो समूह का यानी कि ग्रुप का बोध कराता है। ठीक है, तो वो कौन सा है, वो आपका द्विगु समास में। ये भी आप आराम से कर सकते हो, मतलब इजीली आप इसको रिलेट कर पाते हो। नेक्स्ट जो समास है आपका वो आपका है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में आपके जो है दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं, ध्यान में रखेंगे, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी कि पूर्व पद भी और उत्तर पद, दोनों ही पद उसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। और जब आप इस समास का विग्रह करते हैं तो या तो और निकल के आता है, या तो या निकल के आएगा, या अथवा निकल के आएगा। ठीक है, और योजक चिन्ह होता है ऐसे डैश वाला, इसका इस्तेमाल भी कहाँ होता है, द्वंद्व समास में होता है। पर हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट जनरली किसमें काउंट होता है, ये द्वंद्व समास में काउंट होता है। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल हूँ, और एक चीज और ध्यान में रखेंगे, जब आप इसको खोलते हैं ना तो इसमें ऑपोजिट निकलते हैं दोनों शब्द। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया एकानेक, एकानेक, तो इसमें दोनों शब्द अपोजिट निकलते हैं, एक और एक अनेक। ठीक है, एक अनेक अपोजिट निकलते हैं ना। ठीक है, तो आपको इसमें ऐसे ध्यान में रखना है कि या तो जब खोलेंगे तो और या फिर अथवा आए, या फिर इसमें जो है योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने लिख दिया राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, तो यहां पर क्या आएगा, राधा और कृष्ण। ठीक है, तो ऐसे आपको अगर कहीं पर दिखाई दे तो वो कौन सा समास है, वो आपका द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान में रखेंगे। इसकी प्रैक्टिस मैंने आपको नोट्स के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर बनाइएगा, साथ ही आपको आंसर्स भी जरूर लेकर के दिए हैं। ठीक है, तो वो चीजें आप ध्यान में रख लेना, उनको क्वेश्चंस को बना करके देख लेना जिन्होंने भी नोट्स लिए हैं। चलिए, और जैसे मैं आपका ये खत्म करूंगी ना, सारे कॉन्सेप्ट सारा कंटेंट खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग प्रैक्टिस सीरीज भी लेकर के आएंगे इसके लिए। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, ये सबसे अलग समास होता है, क्योंकि इसके अंदर आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होता। आपका जो पूर्व पद है वो भी, और जो उत्तर पद है वो भी, कोई सा भी इसमें पद जो है वो प्रधान नहीं होता है। ठीक है, दोनों पद इसमें अप्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान नहीं होते, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है,
कोई तीसरा पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। इसमें कोई भी पद आपसे पूछ लेता है, बताओ किसके अंदर कौन सा पद प्रधान नहीं होता, कोई सा भी, लेकिन कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वो कौन सा एग्जाम है, वो बहुव्रीहि समास के अंदर आता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा गजानन, गजानन मैंने लिखा, गजानन से आप सभी को पता है भाई गजानन किनको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। मतलब कोई अलग ही अर्थ निकल के आ रहा है, ठीक है, अलग ही अर्थ निकल के आ रहा है। मैं अगर यहाँ पर लिखूं दशानन, तो दशानन किनको बोलते हैं भाई, रावण को बोलते हैं। ठीक है, इतना समझे। मैं अगर लिखूं नीलकंठ, तो नीलकंठ किनको बोलते हैं, भगवान शिव को बोलते हैं। तो मतलब अलग ही अर्थ निकल के आ रहा है। तो इसमें ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, बल्कि कोई तीसरा ही पद इसमें प्रधान है। तो वो क्या है, वो आपका बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको ये सारे समास पढ़ लेने हैं। जब आप क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको ये समास बहुत आसानी से आ जाएंगे। इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको चीज़ों को समझना होता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छा बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये समझ में आया है। समझ में आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, सभी के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, प्लीज़ लाइक करा करें। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो ही लाइक किया करें, अदरवाइज़ फिर आप छोड़ सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। सभी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, आप सभी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। हमने यहाँ पर एचटेट की फ्री सीरीज चलाई हुई है। आई थिंक आप सभी की काफ़ी हेल्प हो रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।